हाय हेलो एवरीवन। सो एनबीएफसी स्पेस से नॉर्दर्न आर्क कैपिटल पे आज हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्वार्टर इस कंपनी का आईपीओ आया था, तो इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे, Q2 का रिजल्ट देखेंगे एंड देन उसके बाद कौन कौन से समझेंगे कि बिजनेस में स्टॉक में आगे किस तरीके की अपॉर्चुनिटी लगती है। सो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल को अगर आप देखोगे तो ये एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल कंपनी है, एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है जिसमें ऑफकोर्स लैंडिंग का काम तो ये करती है, अलग अलग सेक्टर्स में लोन देती है। लैंडिंग के अलावा इनका दूसरा काम है प्लेसमेंट का। तो प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, जो ओरिजिनेटर्स होते हैं आपके, जैसे बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, तो इनके लिए फंड जनरेट करने का काम करती है। मतलब जो क्रेडिट का फ्लो है वो जनरेट करने का काम करती है, जिससे इनको एक फी इनकम आता है, फी इनकम जनरेट होता है। फिर इनके इसके साथ में कंपनी का खुद का एक एआईएफ और पीएमएस भी है, कंपनी खुद फंड मैनेजमेंट भी करती है। एंड इनका कहना है कि जो भी 5-6 सेक्टर्स में हम लोन देते हैं पिछले 15 साल से, जब से कंपनी को एक्सपीरियंस उन सेक्टर्स का, तो इनका कहना है कि हमको एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छी नॉलेज है इन सारे सेक्टर्स की, बिकॉज हम उनमें लोन भी देते हैं और हमारे पास काफी क्रिटिकल इंसाइट्स है कि कौन सा सेक्टर कब अच्छा कर रहा है, किसमें ज्यादा डिमांड है, किसमें थोड़ा सा स्लो डाउन है। सो उसके बेसिस पे हम वहां पे इन्वेस्ट करते हैं इन सारे सेक्टर्स के अंदर। पीएमएस और एआईएफ हैं कंपनी के खुद के, वहां से भी इनको ऑफकोर्स फी इनकम जनरेट होता है। तो ये इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। अब देखते हैं कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल किस तरीके का है, Q2 में रिजल्ट कैसे आए हैं, एंड देन उसके बाद कौन कॉल डिस्कस करेंगे। ये जो आप स्लाइड देख रहे हो, तो ये 6 सेक्टर्स हैं जहां पे कंपनी लोन देती है। एमएसएमई में लोन देती है, माइक्रो फाइनेंस को लोन देती है, कंज्यूमर फाइनेंस है, व्हीकल फाइनेंस है, अफोर्डेबल होम फाइनेंस है और आपका एग्री सेक्टर है। इन 6 सेक्टर के अंदर कंपनी लोन देती है, ये इनका लैंडिंग वाला बिजनेस है। फिर प्लेसमेंट में क्या करती है कंपनी, वही जो ओरिजिनेटर्स हैं इनके, बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उनके लिए क्रेडिट फ्लो जनरेट करने का काम करती है, फी इनकम आता है इनका वहां से। और लास्टली आपका फंड मैनेजमेंट का काम है, जहां पे कंपनी पीएमएस एआईएफ के थ्रू इन्हीं 6 सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करती है और वहां से भी इनका इनकम वगैरह जनरेट होता है। ये इनका बिजनेस मॉडल है, थोड़ा सा आप यूनिक बिजनेस मॉडल बोल सकते हो बाकी एनबीएफसी के कंपैरिजन में। मेन जो धंधा है इनका वो लैंडिंग का ही है, बिकॉज ये दोनों पार्ट तो ऑफकोर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके ओवरऑल इनकम को, आपका फी इनकम थोड़ा सा या फिर अदर इनकम आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा जनरेट करने का काम कर रहे हैं। मेन आपका जो धंधा है वो लेंडिंग का ही है, तो सारी डिपेंडेंसी तो इनके लेंडिंग के ऊपर ही डिपेंड करती है। देन इनका जोग्राफिकल प्रेजेंस अगर आप देखोगे तो 370 इनके खुद के ब्रांचेस हैं। देन ओरिजिनेटर पार्टनर्स कितने हैं, 341, और रिटेल लेंडिंग पार्टनर्स 53 हैं। कंपनी को लेंडिंग वगैरह भी करती है। और अगर आप स्टेट वाइज देखोगे तो ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स के अंदर कंपनी की प्रेजेंट है। 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में कंपनी की प्रेजेंस है ओवरऑल। देन ये अगर आप सेगमेंट वाइज देखो तो ऑफकोर्स एमएसएमई, माइक्रो फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस, ये 3 सेगमेंट कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 85% के आसपास जो लोन बुक है इनका वो इन्हीं तीनों सेगमेंट से आता है। टिकट साइज भी आप देख सकते हो, एमएसएमई में कंपनी 50,000 से 50 करोड़ तक का लोन देती है। माइक्रो फाइनेंस में भी ऑल नो 10,000 से 1,25,000 तक का टिकट साइज है कंपनी का। कंज्यूमर फाइनेंस में 1 लाख से 5 लाख का टिकट साइज है, और इन तीनों सेगमेंट के भी टिकट साइज आप देख सकते हो। देन इनका ये ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है कि पिछले 3 सालों में कैसी ग्रोथ रही है, लेकिन इसका कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, बिकॉज वी ऑल नो कोविड के बाद जो एक अच्छा अप ट्रेंड आया था पूरे लैंडिंग सेक्टर के अंदर, तो उसमें बैंक, एनबीएफसी सबका 25-30% का ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड दिखेगा अगर आप किसी भी बैंक एनबीएफसी का देखोगे आज के टाइम पे। इंपॉर्टेंट क्या है कि आज कैसा ट्रेंड चल रहा है और यहां से आगे का कैसा स्कोप है, उसके बेसिस पे हमको डिसीजन लेना है। इस क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो इनका जो एयूएम है, लोन बुक जो है वो 22% से ग्रो करा है, अच्छी ग्रोथ आई है। मार्जिन अगर आप देखोगे तो कंपनी के ठीक ठाक इंप्रूव हुए हैं, 9.1% का मार्जिन है इनका। 2-3 साल पहले जो निम था वो लगभग 5.5-6% के आसपास था, और पिछले 2-3 साल में कंपनी का मार्जिन बढ़ करके 9.1% पे आ गया है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि कंपनी एसेट क्वालिटी को काफी अच्छे से मेंटेन रखती है। जैसे इनका आप अगर ग्रॉस एनपीए देखोगे तो 0.6% का ग्रॉस एनपीए है आज के टाइम पे, जहां पे हम एनबीएफसी बैंक्स को देखते हैं कि नॉर्मली 1.5% का, 2-2% का ग्रॉस एनपीए तो सबका होता ही है। इस कंपनी का अभी भी 1% से काफी नीचे का ग्रॉस एनपीए इन्होंने मेंटेन करा है। दूसरा इनका रीजन है कि प्रोडक्ट मिक्स इनका अच्छा चला है पिछले कुछ टाइम में, और प्लस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कंपनी की इंप्रूव हुई है। इन ये 2-3 मेन फैक्टर रहे हैं जहां से इनका मार्जिन इंप्रूव हुआ है। आरओए कंपनी का 3.1% के आसपास है, और मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो आरओए है वो 3.1 से 3.3% के बीच में सस्टेन कर सकता है। क्यों कर सकता है, बिकॉज निम है हमारा 9% के आसपास, प्लस 80 से 90 बेसिस पॉइंट जो है वो इनका फी इनकम आता है।
फी इनकम कहाँ से आता है? वही जो प्लेसमेंट करवाते हैं ये, और जो इनको जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये पीएमएस एआईएफ से, उन दोनों से फी इनकम इनका लगभग 80 से 90 बेसिस पॉइंट के आसपास आता है। तो टोटल हो गया आपका 10%, 4% के आसपास का ओपेक्स है इनका। तो और उसमें अगर आप क्रेडिट कॉस्ट और ऐड कर दोगे तो नॉर्मलाइज लेवल पे कंपनी कह रही है कि हम 3.1 से 3.3% का आरओए मेंटेन कर सकते हैं। आरओई लो है, जरूर इसमें इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो 24% की ग्रोथ आई है पैट के अंदर, मतलब कि ऑपरेटिंग लेवरेज भी ठीक ठाक मिला है कंपनी को। देन अगर आप इनका लोन बुक का मिक्स देखोगे तो एमएसएमई 38% कॉन्ट्रीब्यूट करता है आज के टाइम पे। एक ट्रेंड जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो वो है माइक्रो फाइनेंस का। माइक्रो फाइनेंस इनका मार्च में यानी 6 मंथ्स पहले तक 23% कॉन्ट्रीब्यूट करता था टोटल लोन बुक में। आज के टाइम पे ये 20% करता है। रीजन हम सबको पता है कि माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम चल रहा है, स्ट्रेस है उस सेक्टर में। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी अब धीरे धीरे इस बुक की ग्रोथ को कम कर रही है और कंज्यूमर फाइनेंस, एमएसएमई फाइनेंस, जो जो सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं उन पे ज्यादा फोकस कर रही है। जैसे अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो एमएसएमई वाले बुक में 25% की ग्रोथ है, कंज्यूमर फाइनेंस में 52% की ग्रोथ है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है इस कंपनी के लिए वो 11% से डी ग्रो करा है। तो सिंपल हमको समझ में आता है कि कंपनी डेलिबरेटली इस बुक का एलोकेशन कम कर रही है, यानी कि इस कंपनी को भी माइक्रो फाइनेंस में कहीं ना कहीं एनपीए का एक प्रॉब्लम दिख रहा है आने वाले टाइम में। देन इसके बाद एक चीज यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस कंपनी का, तो स्टेज 2 स्टेज 3 दोनों में इन्होंने प्रोविजनिंग बढ़ाई है। ये तो आज के टाइम पे हर एक एनबीएफसी कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ में स्टेज 1 का भी अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने प्रोविजनिंग बढ़ा करके 1% कर दिया है। स्टेज 1 कौन सा एसेट होता है एक एनबीएफसी के लिए जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें टाइम पे पेमेंट आ रहा है कस्टमर की तरफ से, कोई ईएमआई मिस नहीं हुई अभी तक किसी भी एक महीने में लास्ट 30 डेज के अंदर, उसमें भी कंपनी ने अपना प्रोविजनिंग बढ़ा करके 1% कर दिया है। तो इसका दो रीजन हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि इनको कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ये एंटिसिपेट कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर में, जिसकी वजह से इन्होंने ये किया है। दूसरा ये हो सकता है कि कंपनी थोड़ा सा प्रूडेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि ऐसा कोई अगर आगे प्रॉब्लम आएगा भी तो हम पहले से रेडी रहेंगे, हमारे पास बफर है ऑलरेडी, हमने क्रिएट कर लिया हुआ है। सो अब हमको कौन कौन से पता चलेगा कि मैनेजमेंट का इस डिसीजन के पीछे क्या एग्जैक्ट रीजन है। देन लास्टली अगर आप इनका फाइनेंशियल्स देखोगे तो यील्ड इस कंपनी की अभी 17% के आसपास है, बिकॉज एक अच्छा मिक्स है। आप देखोगे तो एमएसएमई भी है, माइक्रो फाइनेंस भी है, कंज्यूमर फाइनेंस भी है, तो एक अच्छा मिक्स इन्होंने क्रिएट किया हुआ है जिसकी वजह से यील्ड इनका अच्छा है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सबसे इंटरेस्टिंग है इस कंपनी का। एक टाइम पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑलमोस्ट 11% पे होता था, अब अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे इंप्रूव होकर के 9% के आसपास का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आ गया है। और जब कॉस्ट ऑफ फंड आपका कम होगा तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा मार्जिन्स के अंदर। इस कंपनी के मार्जिन्स में अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। लास्टली अगर आप इनका पैट ये पीएनएल वगैरह हमने डिस्कस कर लिया, एक चीज जो हमको देखना है वो है इनका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर। सो अगर आप इनका क्रेडिट कॉस्ट देखोगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सीधे 2.5% हो गया। पिछले साल इनका क्रेडिट कॉस्ट था 0.5%, ये बढ़ करके लास्ट क्वार्टर में हुआ 1.7%, और इस क्वार्टर में ये और बढ़ गया और हो गया ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास। तो ये जो ट्रेंड है क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने का, क्यों बढ़ा है? बिकॉज आपने प्रोविजनिंग बढ़ा दी है, आपने स्टेज 2 स्टेज 3 एसेट्स की तो प्रोविजनिंग बढ़ाई ही है, प्लस जो अच्छे बुक्स हैं जो जिनमें टाइम पे पेमेंट आ रहा है वहां पे भी प्रोविजनिंग बढ़ाई है। तो आपका क्रेडिट कॉस्ट ओवरऑल 2.5% के आसपास चला गया है। मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट ओवरऑल अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है लोन बुक का, आपका एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए टर्म में अगर हम देखें तो इतना अभी नहीं बढ़ा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा आया है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। लेकिन ये जो क्रेडिट कॉस्ट आपका बढ़ गया है ये थोड़ा सा एक कंसर्न देता है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग मतलब नेट रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो उसमें 45% की ग्रोथ है, नेट इंटरेस्ट इनकम में 47% की ग्रोथ है, लेकिन जब हम पैट की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 24% की ग्रोथ है। उसका रीजन है क्रेडिट कॉस्ट का बढ़ना। आपने क्रेडिट कॉस्ट अपना काफी ज्यादा बढ़ा दिया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल और रिजल्ट वाला पार्ट था नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का। अब हम देखते हैं कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है, जिससे हमको आगे का इनका एक्सपेक्टेशन पता चलेगा कि कैसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस बिजनेस से। तो कंपनी का कहना है कि ओवरऑल अगर आप मार्केट देखोगे, रिटेल क्रेडिट मार्केट देखोगे तो काफी अच्छा कर रहा है। 24 का इन्होंने डेटा कोट किया है कि 75 लाख करोड़ का टोटल इंडिया का रिटेल क्रेडिट मार्केट है, और ये पिछले साल के कंपैरिजन में 16% से ग्रो हुआ है। प्लस मैनेजमेंट कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2 साल में 2026 और 2025 इन दोनों सालों में ये जो रिटेल क्रेडिट मार्केट है इंडिया का ये 16 से 18% के रेट से ग्रो करेगा।
ये आई थिंक अभी करंट सिनेरियो में लगता नहीं है कि ये ग्रोथ रेट चल पाएगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एरियाज में जो स्ट्रेस आ रहा है, बहुत सारे सेगमेंट्स में जो स्ट्रेस देख रहे हैं हम, स्पेसिफिकली अनसिक्योर्ड लोन की तरफ। तो उसमें आप देखोगे चाहे बैंक हो, एनबीएफसी हो, हर एक प्लेयर जो है वो अनसिक्योर्ड लोन की ग्रोथ को घटा रहा है। तो ऐसा लगता नहीं है कि ओवरऑल ये 16-18% की ग्रोथ मेंटेन रह पाएगी। लेकिन स्टिल एक डिसेंट ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ बैंक्स, कुछ कुछ एनबीएफसी जो है वो अच्छा करने का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। देन गाइडेंस के अकॉर्डिंग कंपनी कह रही है कि हमने जो लास्ट क्वार्टर में गाइडेंस दिया था, उस गाइडेंस को हम मेंटेन रख रहे हैं, गाइडेंस में कोई चेंज अभी करने की जरूरत नहीं है। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग 22% पे लोन बुक को ग्रो किया इस क्वार्टर में। गाइडेंस क्या है? तो जब इनका आईपीओ आया था, ऐसा नहीं है कि आईपीओ बहुत टाइम पहले आया था, आईपीओ इनका सितंबर में आया था। तो सितंबर में जब आईपीओ आया था, तब मैनेजमेंट का कहना था कि हमारा पास्ट का ग्रोथ रेट जो है पिछले कुछ सालों का, वो 30-31% के आसपास है, और हम आगे इसी ग्रोथ रेट को मेंटेन रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही इनका Q1 का रिजल्ट आया, आई थिंक 1-2 महीने पहले Q1 का भी रिजल्ट आया इनका, तो मैनेजमेंट ने Q1 के कॉन कॉल में ग्रोथ गाइडेंस को घटा करके 25-26-27% के आसपास कर दिया। और अभी जो एग्जीक्यूशन आप देख रहे हो वो 22% के आसपास देख रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आईपीओ आने में और Q1 के रिजल्ट आने में कोई बहुत बड़ा टाइम हो, लेकिन मैनेजमेंट ने आईपीओ के टाइम पे, अगर आप इनकी कमेंट्री सुनोगे, तो मैनेजमेंट काफी बुलिश था अपने बिजनेस के आउटलुक को लेकर के। लेकिन Q1 का जब इनका रिजल्ट आया, वहां से थोड़ा थोड़ा हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच इन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया। मे बी आईपीओ का सेंटीमेंट अच्छा हो, सेंटीमेंट नेगेटिव ना जाए, इसलिए मैनेजमेंट ने उस तरीके की कमेंट्री मेंटेन रखी थी। बिकॉज उस टाइम पे इन्होंने ऐसा कुछ इंडिकेशन दिया नहीं था कि माइक्रो फाइनेंस में ये कुछ ऐसा पेन देख रहे हैं। उस टाइम पे मैनेजमेंट का फोकस किस चीज के ऊपर था कि हमारा ग्रॉस एनपीए का हिस्ट्री बहुत अच्छा है, हमारा अंडरराइटिंग काफी अच्छा रहता है, हम रिस्क काफी अच्छे से मैनेज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, स्कोर कार्ड वगैरह यूज करते हैं। तो इन चीजों पे ज्यादा बात करी थी मैनेजमेंट ने। लेकिन ये जो एनपीए वाला चीज है, या जो माइक्रो फाइनेंस में ये प्रॉब्लम अभी देख रहे हैं, ऐसा कुछ उस टाइम पे इंडिकेशन दिया नहीं था इन्होंने। सो ये अभी का पॉइंट है। अभी कंपनी का कहना है कि 22% की ग्रोथ है, इससे हम सेटिस्फाइड है। प्लस नेट प्रॉफिट पे कंपनी कह रही है कि हमारी हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बेस्ट प्रॉफिट हमने रिपोर्ट करा है किसी भी एक क्वार्टर में। 98 करोड़ का पैट है, जो कि 24% से ग्रो किया है। और फर्स्ट हाफ में अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो टोटल पैट है वो 33% से ग्रो किया। यानी अभी तक तो कंपनी ठीक परफॉर्म कर रही है, परफॉर्मेंस में अभी तक कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिखा नहीं है। कंपनी का कहना है कि जिस तरीके का अभी करंट सिनेरियो हम देख रहे हैं पूरे लैंडिंग स्पेस के अंदर, उसको देखते हुए ये जो नंबर है ये काफी अच्छा नंबर है। एंड ये आपको दिखाता है कि अगर एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी हो बैंक के पास में, तो ऑफकोर्स बहुत सारे ऑप्शंस होते ही हैं, लेकिन अगर एक एनबीएफसी का भी एक डाइवर्सिफाइड मॉडल हो, तो वो कंसिस्टेंटली अच्छा ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है, जैसा कि हम अभी करंट सिनेरियो में डिलीवर कर रहे हैं। और अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली में ये काफी अच्छा नंबर इन्होंने रिपोर्ट करा है Q2 के अंदर भी। देन कंपनी कह रही है कि मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है ऑफकोर्स 9% के आसपास, और जो इनका ओपेक्स है उसमें भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। पिछले साल इनका जो ओपेक्स टू एसेट है वो 4% के आसपास था, इस साल वो कम होकर के 3.6% हो गया है। तो वहीं से इनका हमने वो ऑपरेटिंग लेवरेज देखा कि लोन बुक का ग्रोथ तो सिर्फ 22% था, लेकिन इनका जो नेट रेवेन्यू था वो लगभग 40% के आसपास ग्रो किया। क्यों? बिकॉज आपका कॉस्ट काफी अच्छे से कम हुआ इस क्वार्टर के अंदर। देन कंपनी कह रही है कि काफी प्रूडेंटली, जो हमने अभी इनके रिजल्ट में देखा, इन्होंने अपने स्टेज 1 के अंदर भी जो प्रोविजनिंग है उसको 1% तक लेकर के गए हैं। कंपनी का कहना है कि ये हमारा एक कॉशियस अप्रोच आप बोल सकते हो, हम थोड़ा सा प्रूडेंट हो रहे हैं। मतलब जो हमने सेकंड कंडीशन जो डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर हो रहा है कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता भी है तो हमारे पास प्रोविजनिंग पहले से क्रिएट कर रखी है हमने, सडन कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे पीएनएल पे। तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हुए मैनेजमेंट ने ये 1% का प्रोविजनिंग किया है। देन कंपनी का कहना है कि माइक्रो फाइनेंस में ऑफकोर्स जो हमको दिख रहा है कि स्ट्रेस चल रहा है, उसके वो एक बड़ा रीजन है जो हमने ये डिसीजन लिया है अभी। एंड कंपनी का कहना है कि सारे सारे स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, चैलेंज देखने को मिल रहा है। ओवर लेवरेजिंग उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। देन कंपनी का कहना है कि कुछ हमने अभी ग्रोथ के पैरामीटर पे अगर हम देखें तो हम सेटिस्फाइड है इस ग्रोथ थे। देन पास्ट का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे कंपनी का, तो अभी तक इन्होंने 1.89 लाख करोड़ की फंडिंग करी हुई है, उसमें वो प्लेसमेंट वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है। उसके बाद में ब्रांचेस पे इन्होंने अभी थोड़ा सा पॉज कर दिया है, ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर रही है कंपनी। कंपनी का कहना है कि अभी थोड़ा सा स्ट्रेस वाला सिनेरियो है, तो एक बार हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद ब्रांच एक्सपेंशन वगैरह हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे।
देन माइक्रो फाइनेंस इनके टोटल लोन बुक का अभी कंपनी का कहना है कि 18-20% के आसपास है। आगे चल के इसका जो परसेंटेज टर्म में जो कंट्रीब्यूशन है वो और कम होगा, बिकॉज इसमें फ्रेश डिसबर्समेंट कंपनी कर नहीं रहा है, ग्रोथ ज्यादा इसमें कर नहीं रहा है कंपनी। देन कंपनी का कहना है कि क्रेडिट रेटिंग भी अभी इनकी इंप्रूव हुई है, तो क्रेडिट रेटिंग जब आपकी इंप्रूव होती है तो एक्सपेक्टेशन होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो और इंप्रूव हो सकता है आने वाले टाइम में। प्लस इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी अब थोड़ा सा और कंफर्टेबल लेवल पे है, 2.8% के आसपास। देन इनका अगर आप बोरोइंग मिक्स देखोगे तो 65% जो इस कंपनी की बोरोइंग है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की, वो वेरिएबल रेट के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नियर टर्म में तो वैसे पॉसिबल नहीं है, मीडियम टर्म में अगर कल को रेट कट होते हैं तो इनको एक एक एडवांटेज मिल सकता है, मार्जिन में हम एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं कंपनी का, बिकॉज 65% बोरोइंग इनका वेरिएबल रेट के ऊपर है। देन वही क्वेश्चन इनको एनालिस्ट ने भी पूछा एक्चुअली कि आपने आईपीओ के टाइम पे ये माइक्रो फाइनेंस में जो स्ट्रेस चल रहा है, आपका प्रोविजनिंग इतना बढ़ने वाला है, ऐसा कुछ हाईलाइट किया नहीं था उस टाइम पे, ऐसा कुछ इंडिकेशन दिया नहीं था। सो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे तरफ से पूरा इस तरीके के ऊपर इस चीज के ऊपर फोकस था, हमने स्पेसिफिकली हर एक सेक्टर के ऊपर बात किया था। Q1 के अर्निंग कॉल में भी हमने इस चीज को इंडिकेट किया था कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस देख रहे हैं माइक्रो फाइनेंस में। अभी हम वापस से उस चीज को रीइटरेट कर रहे हैं कि हमको वो प्रॉब्लम दिख रहा है और उसी के अगेंस्ट हमने ये प्रोविजनिंग वगैरह बढ़ाया है। मैनेजमेंट का कहना है कि एक्सपेक्टेड ये है कि ये जो माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर है ये इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक थोड़ा सा स्टेबलाइज होना स्टार्ट होगा, देन उसके बाद हम इसमें इंप्रूवमेंट वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि पास्ट में हमने जितने भी साइकिल्स देखे हैं माइक्रो फाइनेंस के वो इसी तरीके से बिहेव करते हैं। हर 3 से 5 साल में एक ऐसा साइकिल आता है माइक्रो फाइनेंस का जहां पे हम बहुत ज्यादा डाउन टर्न देखते हैं, एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ता है, कंपनीज का क्रेडिट कॉस्ट बढ़ता है, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होता है और उसके बाद से वापस से वो साइकिल जो है वो टर्न होता है। सो वही सेम चीज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड हमारा होप है कि जल्दी इसमें रिकवरी आएगा, स्टेबलाइजेशन आएगा। देन कंपनी का कहना है कि अभी हमारा फोकस सिक्योर्ड एसेट को ग्रो करने के ऊपर है, तो एमएसएमई, कंज्यूमर फाइनेंस ये टॉप कैटेगरी में आते हैं, सिक्योर्ड एसेट को हम ज्यादा ग्रो करना चाह रहे हैं। टोटल अगर आप पार्ट देखोगे इनके लोन बुक के अंदर तो लगभग 80% के आसपास जो इनका लोन है वो सिक्योर्ड लोन है और बाकी का जो 20% के आसपास है वो अनसिक्योर्ड लोन है। ऑफकोर्स माइक्रो फाइनेंस का शेयर उसमें सबसे ज्यादा आता है। देन कॉस्ट ऑफ फंड पे कंपनी कह रही है कि अगर आप हमारा कॉस्ट ऑफ फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं 2.5% से, आरबीआई ने जब रेपो रेट बढ़ाया पिछले 3 साल के अंदर, उस ड्यूरेशन में भी हमारा कॉस्ट ऑफ फंड एक्चुअली इंप्रूव हुआ है, 11% से 9% पे आया है। और अभी हमारे पास दो बड़े लीवर्स है, पहला तो रेटिंग अपग्रेड हुआ है हमारा, दूसरा जो कि हमारा जो 65% जो बुक है बोरोइंग जो है हमारा वो वेरिएबल रेट पे है, तो कल को जब भी रेट कट होगा तो उसका भी एक हमको एडवांटेज मिलेगा, यानी मार्जिन इंप्रूवमेंट होने का यहाँ से और ज्यादा चांस है कंपनी के लिए। ग्रोथ पे कंपनी का कहना है कि 25-27% की ग्रोथ हम देख रहे हैं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, और हमको ऐसा लगता है कि जैसा अभी ये सेक्टर के अंदर चैलेंज चल रहा है उसको देखते हुए 25-27% की ग्रोथ एक्चुअली में बहुत अच्छी ग्रोथ है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमारा डिलीवर करने के ऊपर फोकस है एंड ये 25-27% की ग्रोथ में ऑफकोर्स आपका सिक्योर्ड बुक का बहुत बड़ा रोल रहेगा। लिक्विडिटी वाले पार्ट पे कंपनी कह रही है कि हमको ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सारे बैंक्स, एनबीएफसी जो भी हमारे लेंडर्स हैं वो टाइमली हमको पे कर रहे हैं, लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका टोटल बोरोइंग अगर आप देखोगे तो 70% जो ये पैसा उठाते हैं मार्केट से वो ये बैंक से उठाते हैं और बाकी का 30% इनका ऑफशोर मार्केट से, मतलब अलग अलग कंट्रीज में जो आपके डीएफआईज होते हैं, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहां से ये पैसा उठाते हैं। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि जो ऑफशोर वाला पार्ट है उसका कॉस्ट हमारे डोमेस्टिक वाले पार्ट से भी कम है और आगे चल के हम जो बैंक का जो 70% का शेयर है उसको और कम करके 60-65% पे कर देंगे। सो लिक्विडिटी का ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, एडुकेट लिक्विडिटी हमारे पास अवेलेबल है, इसीलिए हम ग्रोथ को लेकर भी कॉन्फिडेंट है। ब्रांचेस पे अगेन कंपनी कह रही है कि अभी हमने थोड़ा सा होल्ड किया है ब्रांचेस को, हम एक बार वेट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज हो, उसके बाद हम ब्रांच एक्सपेंशन दोबारा से स्टार्ट करेंगे। देन कंपनी का कहना है कि जो इनका एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस है उसमें थोड़ा सा अदर इनकम, फी इनकम थोड़ा सा कम आया इस क्वार्टर में, तो इनका कहना है कि एक जो हमारा फंड है वो मेच्योर हो गया था इस क्वार्टर में, अब 2-3 फंड हमारे पास और है जिसमें हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो आप देखोगे अगले क्वार्टर से ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, एज सच कोई इसमें इशू नहीं है। क्रेडिट कॉस्ट इनका फर्स्ट हाफ का 2.1% है और मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा टारगेट यही है कि क्रेडिट कॉस्ट को ओवरऑल हम इसी करंट लेवल पे मेंटेन करें, यानी कि यहां से और ज्यादा खराब सिचुएशन मैनेजमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है अपने एसेट क्वालिटी पे। कंपनी का कहना है कि पूरे पूरे फुल ईयर बेसिस पे
यही 2% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए ऑफकोर्स हमको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है ग्राउंड लेवल के ऊपर, कलेक्शन वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दिया है। एंड हमारा टारगेट यही है कि क्रेडिट कॉस्ट ओवरऑल हम यहीं पे मेंटेन करें। कंपनी का कहना है कि कलेक्शन पार्ट पे अगर आप देखोगे तो अभी तक कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। जो सिचुएशन 30 सितंबर को थी वही सिचुएशन मोर और लेस उतनी ही सिचुएशन अभी भी चल रही है सेक्टर के अंदर। तो ना ही बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ना ही कोई और हमको डिटोरियोरेशन देखने को मिला है। इसीलिए हम कॉन्फिडेंट है कि ओवरऑल एसेट क्वालिटी, क्रेडिट कॉस्ट हम सेम लेवल के ऊपर मेंटेन करेंगे। यही इनका ओवरऑल पूरा कॉन कॉल है। तो कंपनी कह रही है कि ग्रोथ को तो 25-27% ये टारगेट कर रहे हैं, आरओए का भी गाइडेंस इन्होंने अच्छा दिया है, मार्जिन्स भी कंपनी कह रही है कि हम सस्टेन कर लेंगे करंट लेवल के आसपास पे। लेकिन क्रेडिट कॉस्ट पे कंपनी का बढ़ गया है, ये पिछले एक साल में 1-2 क्वार्टर में आप देखोगे तो लगातार क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है। अब गाइडेंस तो इनका ये है कि फुल ईयर पे ये 2% के आसपास मेंटेन करेंगे, लेकिन वो हमको देखना होगा कि कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट का ट्रेजेक्ट्री कैसा रहता है। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन गाइडेंस में थोड़ा सा मतलब बुलिशनेस तो है ग्रोथ को लेकर के, लेकिन एसेट क्वालिटी वाले पार्ट पे थोड़ा सा कॉशियस कंजर्वेटिव अप्रोच लगता है मैनेजमेंट का। वैल्यूएशन अगर आप स्टॉक का देखोगे तो अच्छा लगेगा, 1 के प्राइस टू बुक के आसपास ये स्टॉक अवेलेबल है। लेकिन हमने पास्ट में ऐसे बहुत सारे लेंडर्स को देखा है, बैंक्स एनबीएफसी को देखा है, जिनका एक एक क्वार्टर में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। Q1 में उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, वो बेस्ट एनबीएफसी लग रहे थे या बेस्ट बैंक्स लग रहे थे, एक क्वार्टर बाद ही उनका जो वो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट लॉस की तरफ चला गया, क्रेडिट कॉस्ट उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया, मैनेजमेंट ने आगे का ग्रोथ का गाइडेंस घटा दिया। चीजें हमने चेंज होती हुई देखी है। इनके साथ अभी जो सिनेरियो लग रहा है उसको देखते हुए आई बिलीव कि ये एसबीएफसी काइंड ऑफ कैटेगरी में आता है, मतलब जिनका परफॉर्मेंस अभी अच्छा है, मैनेजमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव साउंड कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ कॉशियस अप्रोच है इनका आगे का एसेट क्वालिटी को लेकर के। आई बिलीव करंट सिनेरियो में थर्ड क्वार्टर तक का वेट हमको करना चाहिए कि इनका Q3 का कैसा नंबर आता है, वहां पे कैसा परफॉर्मेंस आता है। बिकॉज अगर Q3 में ग्रोथ अगर कंपनी ने मेंटेन रखा और एसेट क्वालिटी में भी कोई ज्यादा डिटोरिएशन नहीं हुआ, तब ये एक अच्छा बेट बन सकता है, क्योंकि प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो वही 1 के आसपास का प्राइस टू बुक है। एंड वहां से अगर ये ग्रोथ रेट मेंटेन रहता है कंपनी का, तो एक अच्छा अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनका स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो सबसे अच्छा स्ट्रेंथ यही है कि ये डाइवर्सिफाइड है। तो अगर आप माइक्रो फाइनेंस के बुक को कम भी करते रहोगे, स्टिल आपके पास एमएसएमई है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, आपके पास कंज्यूमर फाइनेंस है, व्हीकल फाइनेंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप 25-27% का ग्रोथ मेंटेन रख सकते हो। तो वो लेकिन जरूरी है कि थोड़ा सा एक बार कंसिस्टेंसी दिख जाए बिजनेस के साथ में, तो Q3 का रिजल्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मेरा व्यू है, ऑफ कोर्स मेरा व्यू यही है कि थोड़ा सा एक बार कंसिस्टेंसी देखना चाहता हूं मैं इस बिजनेस का। बाकी ऑफ कोर्स आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो जैसा आपको मॉडल लगे। ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे इस कंपनी का, एंड आपके जो डाउट्स है आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।